नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग अभी 11th क्लास के अंदर ये 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका सुमित्रा नंदन पंत नाम है। और इसके ये जो कविता है वे आँखें, इस कविता को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके ऊपर ये आज तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो और देख चुके होंगे आप लोग। तो पहला जो पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने जो सुमित्रा नंदन पंत है उसका जो परिचय है वो बताया था, और इनका जो पहला पंक्ति जो थी कविता की वे आँखें, उसको हमने आरंभ किया था। और सेकंड वीडियो के अंदर जो दूसरे नंबर की पंक्तियाँ थी उसको हमने शुरू करा। आज ये तीसरे नंबर का पद है और इसके अर्थ ग्रहण और भाव सौंदर्य, जो सौंदर्य बोध के प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि अपना जितना भी काम है, होमवर्क है, उसे समय पर कंप्लीट करते रहें ताकि आप लोगों के ऊपर बाद में किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं आए। ठीक है। और जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप लोगों को होमवर्क किस रूप में करना है कि ये जो भी पद दिए जा रहे हैं उसके ये प्रश्न मैं हैंड टू हैंड आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। और लास्ट में जब पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी मैं आपको करवाता हूँ। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आपको पीछे से पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम लोग इस पद को पढ़ने वाले हैं, इसका हिंदी अनुवाद जानने वाले हैं, लेकिन वही एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को जो भी बातें समझाई जाती हैं वो पूरे अच्छे ढंग से आपको समझ में आ सके। तो देखिए, वे आंखें, ये जो कविता है इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान के जीवन की गाथा को सुना रहे हैं। उसके जीवन में जो कष्ट है, दुख है, या उसके जीवन में जो निराशा छाई हुई है उसे यहाँ बताया जा रहा है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किसान के जीवन में किस तरह के दुख और कष्ट हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से आज़ादी से पहले भी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय जमींदार और साहूकारों का षड्यंत्र और उनके द्वारा अमानवीय जो अत्याचार किया जाता था, किसानों का जो शोषण किया जाता था, उससे उनका जो जीवन है वो बिल्कुल दुख निराशा में परिवर्तित हो गया। और किस तरह से एक किसान का हंसता खेलता परिवार जो है धीरे धीरे जो है बिखर जाता है। वे आंखें जो कविता है इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी किसान की उसी कहानी को सुना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाला जो पद था उसके अंदर देखा कि जो किसान की आंखों में हमेशा उसके जो खेत हैं वो लहराते रहते हैं। ठीक है। और वही हरियाली, वही उसकी आंखों की क्या है, प्रसन्नता है। उसका एक आंखों का तारा सबसे प्यारा पुत्र था जो जवानी में ही मारा गया। क्यों? क्योंकि जो जमींदार हैं उन्होंने किसान का जो खेत है उससे क्या कर दिया, उसे बेदखल कर दिया। और जब किसान के बेटे ने इस बात का विरोध किया तो जो जमींदारों के लठेत होते हैं, कारकुनों होते हैं, उन्होंने लाठियों से पीट पीट करके उनके जवान बेटे को मार दिया। आज किसान की आंखों में हमेशा अपना वो सबसे प्यारा बेटा उसकी आंखों में घूमता रहता है। इसी कहानी को जो है कवि आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। तो यहाँ पर कवि आगे जो कहते हैं कि महाजन जो हैं, जो साहूकार हैं, जिनसे किसान ने कर्ज लिया था किंतु समय पर कर्ज नहीं चुका पाए, इस वजह से जो महाजन ने है उस किसान का जो घर द्वार है, यानी कि किसान का जो घर बार है, सब कुछ बिकवा दिया और उस पर ब्याज के नाम की एक कौड़ी तक भी नहीं छोड़ी। अर्थात जो साहूकार हैं, जमींदार हैं, जो कर्ज देते थे, उन्होंने अपना कर्ज वसूलने के लिए किसान का जो घर है उसको भी क्या कर दिया, बिकवा दिया, और उससे ब्याज की एक एक पाई जो है वसूल की है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इतने में भी जी नहीं भरा तो रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, कि किसान के पास एक बैलों की जोड़ी है। बरद का मतलब क्या होता है, बैल। किसान के पास एक बैलों की जोड़ी है, लेकिन उस बैलों की जोड़ी को भी क्या करवा दिया, कुर्क करवा दिया, नीलाम करवा दिया। लाज किसान की आंखों में
वो बैलों की जो जोड़ी है रह रह करके चुभती है, अर्थात उसे पीड़ित करती है। याद आती है कि किसान का किस तरह से एक हंसता खेलता पूरा परिवार था, लेकिन साहूकार और जमींदारों के षड्यंत्रों से, उनके शोषण से, अत्याचारों के कारण से उसका घर बार बिक गया, उसके बैलों की जोड़ी को नीलाम कर दिया गया। इससे किसान की जो जीवन है उसके अंदर दुख और कष्ट और भी ज़्यादा बढ़ते हुए चले जाते हैं। आगे क्या कहता है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दूध दुहाने आने देती थी। यानी कि किसान के पास एक उजरी नामक गाय थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि उजरी कौन थी, तो उजरी एक गाय है, वो सफ़ेद रंग की थी, इसलिए उसे क्या कहा गया, उजरी। उजरी एक गाय है जो किसान के अलावा, उसके सिवा, यानी कि किसान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपना दूध दुहाने के लिए, निकालने के लिए अपने पास आने नहीं देती है। ठीक है ना, यानी कि उसके पास एक उजरी, एक सफ़ेद गाय है जो किसान से अत्यधिक स्नेह लगाव रखती है, जो किसान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपना दूध निकालने के लिए अपने पास नहीं आने देती है। आहा, आंखों में ही नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। और हमेशा वह जो सुख की खेती है वो उजड़ गई है, उसकी आंखों में जो है हमेशा वह सुख की खेती नाचा करती है। तो कहने का मतलब देखो, यहाँ पर आंखों में नाचा करती है, उजड़ गई जो सुख की खेती। इसका मतलब क्या है कि सुख की खेती क्यों उजड़ गई है कि किसान का जो हंसता खेलता पूरा परिवार था वो महाजन साहूकारों के षड्यंत्रों से या उनके अत्याचार शोषण के कारण से सब कुछ जो है लुट गया। यानी कि पहले जो उसका जवान बेटा मारा गया, फिर उसका घर जो है नीलाम हो गया, फिर उसके बैलों की जोड़ी, जो बैल थे वो छीन लिए गए, उसके पास एक सफ़ेद गाय थी वो भी चली गई। यानी कि किसान का जो जीवन है वो पूरी तरह से क्या हो गया, उजड़ गया। वह आंखों में नाचा करती है, उजड़ गई जो सुख की खेती। आज भी किसान की आंखों में अपने सुख में जीवन की वो जो बातें हैं वो हमेशा उसकी आंखों में घूमती रहती हैं, उसके आंखों में नाचती रहती हैं। समझ में आया ना। तो एक बार फिर से वापस से मैं पूरा रीड करके आपको समझाना चाह रहा हूं कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। तो आप आगे ध्यान दीजिए इसके अंदर कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी इस कविता में आगे बताते हैं, किसान के जीवन को या उसके जीवन गाथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि किसान को कर्ज देने वाले उस निर्दय महाजन ने, साहूकार ने उस पर जो उसका घर है उसको नीलाम करके एक तरह से उसका घर द्वार जो है बिकवा दिया और उसके ऊपर ब्याज की एक कौड़ी तक ना छोड़ी। उसकी आंखों में उसकी वह अपने बैलों की जो जोड़ी है रह रह करके कसक पैदा कर देती है, एक पीड़ा पैदा कर देती है, चुभन पैदा कर देती है, जिसे उसके साहूकारों ने, जमींदारों ने कुर्क करवाकर उससे छीन लिया, अर्थात उसे नीलाम करके उससे ले लिया। उसके पास एक उजरी सफ़ेद गाय है। कवि उस निराश हुए किसान की करुण जीवन कथा को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उसकी उजरी नामक सफ़ेद गाय जो है उसके अलावा किसी भी दूसरे आदमी को अपना दूध निकालने के लिए अपने पास तक आने नहीं देती थी। आज भी उसकी आंखों में गाय का वह स्नेह उमड़ पड़ता है। हाय बेचारे किसान की वह सुख भरी जो खेती है जो उजड़ गई है, हरदम उसकी आंखों के सामने नाचती रहती है। यहाँ इसी चीज़ के बारे में हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती है, उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान के दर्द भरे जीवन की जो गाथा है उसी को जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं कि महाजनों ने अपना कर्ज का पैसा वसूलने के लिए किसान का घर द्वार बिकवा दिया और ब्याज के नाम का जो पैसा था उस पैसे में भी एक कौड़ी तक उसके ऊपर नहीं छोड़ी। ठीक है, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। और किसान की आंखों में जो उसके बैलों की जोड़ी है जो उसके पास थी, जो आज नीलाम हो गई है,
वह रह रह करके उसकी आंखों में एक कसक, एक पीड़ा, एक दर्द जो है उत्पन्न करती है, एक चुभन उत्पन्न करती है। उसके पास एक सफ़ेद गाय थी जो किसान के प्रति अत्यधिक स्नेह और लगाव रखती थी। यही कारण है कि वो है अपना दूध किसी अन्य व्यक्ति को निकालने के लिए अपने पास आने नहीं देती थी। आहा आंखों में नाचा करती है, उजड़ गई जो सुख की खेती। हाय किसान के जो सुख की खेती है जो उजड़ गई है, आज भी रह रह करके उसकी आंखों में हमेशा अपने वो सुख में जो जीवन था वो याद बन के उसकी आंखों में हमेशा घूमता रहता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए किसान का घर द्वार किसने और क्यों बिकवा दिया, तो आप ये कह सकते हैं किसान का जो घर द्वार है वो जमींदार और साहूकारों ने बिकवा दिया। क्यों बिकवा दिया? क्योंकि कर्ज के जो पैसा किसान ने लिया था वो समय पर चुका नहीं पाया, इसलिए अपना पैसा वसूलने के लिए उसका घर द्वार जो है बिकवा दिया। समझ में आ गया ना भाई। किसान का घर द्वार किसने बिकवाया, तो आप लिखेंगे किसान का घर द्वार जमींदार और साहूकारों ने बिकवा दिया। क्यों बिकवा दिया? दूसरा प्रश्न बताना है क्यों बिकवा दिया। क्योंकि अपना कर्ज का, अपना दिया हुआ जो कर्ज था उस कर्ज को वसूलने के लिए किसान के घर द्वार को क्या कर दिया? बिकवा दिया। क्लियर है सभी को? तो ध्यान दीजिए आगे। किसान का घर द्वार महाजन ने बिका दिया था क्योंकि उसने महाजन के द्वारा लिया गया जो कर्ज था वो नहीं चुका पाया था। सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों वो ध्यान दीजिए, किसान की आंखों में रह रहकर कौन सा दृश्य चुभता रहता है। तो आप ये कहेंगे किसान की आंखों में, देखो रह रहे आंखों में चुभती वह कुरकुई बर्दों की जोड़ी, कि किसान की आंखों में रह रह करके कौन सा दृश्य चुभता रहता है। तो आप बताएंगे कि आज किसान की आंखों में खुशहाली के दिनों का जो दर्द है वो चुभता रहता है। किसान की आंखों में अपने खुशहाली जीवन का जो दर्द है वो रह रह करके चुभता रहता है। उसका घर द्वार कर्ज न अदा कर पाने के कारण महाजन के द्वारा बिकवा दिया, जिसके कारण वह बेघर हो गया और वह अपनी बेबसी के कारण कुछ भी ना कर सका। ठीक है ना। और उसके पास बैलों की जोड़ी है जो रह रह करके उसे याद आती रहती है। ठीक है। तो किसान की आंखों में रह रह करके कौन सा दृश्य घूमता है? किसान की आंखों में अपने खुशहाल जीवन का जो दृश्य है उसे रह रहकर उसकी आंखों में घूमता रहता है। क्योंकि एक समय था जब किसान जो है अपने खेतों का स्वयं मालिक था। ठीक है। उसका सुख में जीवन था, लेकिन महाजनों का कर्ज न चुका पाने के कारण से उसका घर द्वार बेका दिया। ठीक है। तो वो जो खुशहाली का जीवन है वो आपको लिखना है। वापिस सुन लो, आपको लिखना क्या है बच्चों कि आज किसान की आंखों में खुशहाली के दिनों का दर्द चुभता है। उसका घर द्वार कर्ज न अदा कर पाने के कारण महाजन के द्वारा बिकवा दिया गया, जिसके कारण वह बेघर हो गया और वह अपनी बेबसी के कारण कुछ भी न कर सका। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है, उजरी कौन थी, उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यह आपको मालूम है कि उजरी एक गाय थी जो सफ़ेद रंग की होने के कारण उसे उजरी कहा गया है। और उसकी विशेषता क्या थी? उसकी विशेषता ये थी कि वह किसान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपना दूध दुहाने के लिए अपने पास आने नहीं देती थी। ठीक है ना। उजरी एक गाय थी, सफ़ेद रंग की होने की वजह से उसे क्या कहा गया? उजरी कहा गया। और वह किसान के अलावा अपने दूध को दुहाने के लिए किसी अन्य को अपने पास आने नहीं देती थी। किसान की जो सुख की खेती है वो क्यों उजड़ गई है? तो आप ध्यान रखें कि किसान की जो सुख की खेती है वो इसलिए उजड़ गई क्योंकि महाजन द्वारा लिया गया कर्ज उसके द्वारा चुकाया न जा सका और इसके परिणाम स्वरूप उस महाजन के द्वारा उसका घर द्वार सब कुछ बिकवा दिया गया। किसान की सुख की खेती इसलिए उजड़ गई, दोबारा सुन लीजिए, किसान की जो सुख की खेती है वो इसलिए उजड़ गई क्योंकि उसने महाजन के द्वारा जो कर्ज लिया था उसे समय पर चुका नहीं पाया और इसके परिणाम स्वरूप महाजन ने उसका घर द्वार क्या कर दिया? बिकवा दिया। इसलिए उसके सुख की खेती जो है पूरी तरह से उजड़ गई। यहाँ पर ये बात बता रहे हैं। अगला देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब ये जो भाव सौंदर्य की बात हो रही है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दो तरह के प्रश्न आपको तैयार करने हैं।
एक भाव सौंदर्य और एक भाषा सौष्ठव। इसमें जब आपका एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें क्या होगा बच्चों कि आपको कोई भी ये 2 पंक्तियां दी जाएंगी और 2 पंक्तियां देके 4 पंक्तियां दे करके आपसे ये पूछा जाएगा कि इनका भाव सौंदर्य और भाषा सौष्ठव बताओ। तो ये दोनों चीज होती क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भाव सौंदर्य होता है उसमें हम लोग ये जो कविता होती है उसका भावार्थ बताते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, अर्थ अलग होता है लेकिन बताया गया है किसान के जीवन के बारे में बताया गया है कि किसान का जो करुणा दुख में जो जीवन है, जो निराश जीवन है, वो किस कारण से हुआ है। तो ये भाव सौंदर्य होती है। भाषा सौष्ठव, शिल्प सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, ऐसे 3 चीजें हैं, वो ये चीज है ये। ठीक है ना। तो यहां पर हम ये बताते हैं कि इसमें भाषा कैसी है। तो अपन कह रहे हैं तत्सम तद्भव प्रदान और उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है इसके अंदर। साथ ही अपन ये कह सकते हैं कि इसमें शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। इसमें सरलता, सरसता और गेयता है। पद में जो है शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया है और इसमें जो पद हैं उसको हम लोग गा सकते हैं, इसलिए गेयता है। मधुरता, सरसता और गेयता है। ठीक है। और सरल, सुबोध और प्रवाहमयी, सरल, सुबोध और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं भाषा सौष्ठव में आती है। भाषा शैली, भाषा सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, कोई भी नाम आपको दिया जा सकता है लेकिन यहां पर आपको भाव सौंदर्य शब्द मिलेगा। ठीक है। तो ये 2 चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो पद्यांश हम लोगों ने पढ़ा है इसका भाव सौंदर्य बताइए। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, इसका भाव सौंदर्य कि इस कविता में सामाजिक विषमता और शोषण पर आक्षेप करते हुए कवि ने मानवीय संवेदना व्यक्त करता है कि किसान का जीवन पहले खुशहाल था किंतु महाजन ने उसकी सारी खुशियों को छीन लिया। अब किसान अपने खुशहाली के दिनों को याद करके और दुखी हो जाता है। उसका जीवन बहुत ही करुणा से युक्त बन जाता है, अत्यधिक करुणा से युक्त बन जाता है। अब देखिए ध्यान से मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ कवि ने समाज में जो असमानता है उसके ऊपर आक्षेप करते हुए बताया है कि एक समय था जब किसान का जो जीवन है वो बहुत ही खुशहाल था किंतु महाजन और जमींदारों के अत्याचार और शोषण के कारण से किसान का जो जीवन है वो दुख और निराशा में बदल गया। उसका जो हंसता खेलता परिवार है वो जो है नष्ट हो गया। महाजनों ने उसके घर को बिकवा दिया। ठीक है। तो ये सब बातें आप यहाँ भाव सौंदर्य में लिखेंगे। क्लियर सभी को। अलंकार सुनो कि इस पद्यांश में अलंकार कौन कौन से। तो ध्यान रखिए कि वर्णों की आवृत्ति होने की वजह से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति होने के कारण से अनुप्रास अलंकार है। पहली लाइन क्लियर। दूसरा सुनो कि यहां पर देखो रह रहे तो एक जैसे 2 शब्द आ जाए तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहां रह में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक। रह शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो कुल मिलाकर के आप लिख सकते हो कौन कौन से अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। और सुख की खेती जो है, सुख की खेती यहां पर आप लोग कह सकते हो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो इस तरह से आप लोग यहां इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। उक्त पद्यांश में कौन कौन से अलंकार हैं तो आप बता देंगे। वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। रह शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुख की खेती, सुख की जो खेती है सुख रूपी खेती, ठीक है ना, यहां पर जो है रूपक अलंकार है। इस तरह से आप ये अलंकार बताएंगे। फिर कह रहे उक्त पद्यांश का भाषा सौष्ठव बताओ। तो 3 लाइनें मैंने आपको पहले ही बताई थी जब आप लोगों ने जूम पर या जो गूगल मीट पर हमने मीटिंग करी थी उसमें समझाया था कि जो 3 लाइनें वो तो फिक्स हैं। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल सुबोध प्रवाहमयी है, सरल सुबोध प्रवाहमयी है। इस पद में मधुरता सरसता गेयता है। 2 शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। 3 चौथे नंबर पर आपने बताना है तत्सम तद्भव प्रदान उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है।
ठीक है ना। यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसमें आप गुण के बारे में बता सकते हो कि इसके अंदर जो है माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो भाषा सौष्ठव है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो ये जो पद हम लोगों ने पढ़ा है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग ढंग से ये कविता समझ रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये जो कविता है और इस कविता के अंदर जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ में आ सके, इसके भावार्थ को आप समझ सके। मैं आपको शुरू से सब चीज़ें जो है रिवीजन भी करवाता हुआ चल रहा हूँ, और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों से छूट जाएंगी। अब आपका काम क्या है बच्चों कि अब देखिए बहुत दिन हो गए कि आप लोगों के पास बुक नहीं है, और यही कारण है कि मुझे यहाँ लिखना पड़ता है। अगर बुक हो तो फिर मैं आपको डायरेक्टली सब चीज़ें बता सकता हूँ। तो एक काम तो ये है कि आप सभी अपनी बुक खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। और ये जो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपकी आंखों के सामने हो तो और भी ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ सकती हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इन चैप्टर्स को पढ़ने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर सबके पास हैं, ठीक है। मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो होमवर्क आपको बताया जा रहा है उसे आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं जो समय पर मुझे वर्क दिखा रहे हैं, और मैं रेगुलर उनकी कॉपियों को जो है देख रहा हूँ, जांच रहा हूँ। अगर उनमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं हैंड टू हैंड क्लियर करवा दूंगा उनको। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो होमवर्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और कोई गलतियाँ होंगी तो वो भी आपको पता चल जाएगी। इसलिए आप लोग समय पर काम करिएगा। तो आगे देखिए, जो अभी तीसरा पद पढ़ा है उसके बाद ही चौथे पद पर अपन आ रहे हैं। आगे क्या कहता है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। यानी कि किसान के जीवन में जो दुख कष्ट आरंभ हुए हैं उसी से आगे जो कहानी है वो कवि सुमित्रा नंदन पंत बताते हैं कि बिना दवा दर्पण पे, यानी कि जो किसान है उसकी स्थिति इतनी गरीब स्थिति हो गई कि वह अपनी बीमार पत्नी का इलाज नहीं करा पाता है। आगे वो कहानी बढ़ा रहा है तो कह रहा है कि जो किसान है वो इतना गरीब हो जाता है क्योंकि घर बिक गया, बैल की नीलामी हो गई है, गाय छीन ली गई है, बेटा मर गया है, किसान अकेला हो गया। अब घर के अंदर जो एक उसकी विधवा बहू यानी कि बेटे की जो पत्नी थी वही बाकी रही थी, लेकिन उसके बारे में भी आगे दूसरे पैराग्राफ के अंदर बात करेंगे। लेकिन पहले इस पैराग्राफ के अंदर अपनी पत्नी के बारे में, यानी कि किसान की पत्नी के बारे में बात आती है कि उसकी जो पत्नी है वो क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है। लेकिन किसान की स्थिति इतनी गरीब होती है, इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है, बहुत दयनीय स्थिति होती है, इसलिए वह अपनी पत्नी का क्या नहीं करा पाता है, इलाज नहीं करा पाता है। और बिना दवा दर्पण के, ये लिख रखा है कि बिना दवा दर्पण के घरनी का मतलब है घरवाली, अर्थात जो पत्नी है वो स्वर्ग चली, और वो स्वर्ग चली गई अर्थात उसका निधन हो गया। आज जब वह अपनी पत्नी को याद करता है तो किसान की आंखें आती भर, तो किसान की आंखें जो है दुख और पीड़ा से भर आती है, और उसे बड़ा गहरा दुख होता है कि वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाया। आगे कहता है, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और वह उसकी एक छोटी बेटी थी, दूध पीती हुई छोटी बच्ची थी, ठीक है, लेकिन उसकी देखभाल करने वाली उसकी जो माँ है वो मर गई, और बिना देखभाल कारण से उसकी जो बेटी है वो भी 2 दिन बाद ही क्या हो गई, मर गई। अर्थात जो किसान की जो बेटी है वो भी क्या हो गई, मर गई। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और बिना देखभाल होने की वजह से, यानी क्योंकि जो किसान की पत्नी है उसका देहांत हो गया और उसकी बेटी का ध्यान रखने वाला घर में अब कोई नहीं रहा था, इसलिए उसकी बेटी जो है वो भी 2 दिन बाद ही क्या हो जाती है, मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू। अब घर में केवल एक पुत्र वधू, पतोहू जो शब्द है इसका अर्थ क्या है बच्चों,
पुत्र वधू, यानी कि किसान के बेटे की जो पत्नी है, किसान का बेटा जो पहले मर गया था, खेतों से जब बेदखल किया था और वहां उसने विरोध किया था, तो जमींदार साहूकारों के जो लठेत थे उन्होंने पीट पीट कर उसे मार दिया था। उसी की पत्नी जो है घर में विधवा रही पतु, घर में अब एक विधवा पुत्र वधू रही लक्ष्मी थी। यद्यपि वह अपने गुण और अपने स्वरूप, अपने आचरण और व्यवहार के कारण साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, घर के अंदर वो साक्षात लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातिन, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे पति घातिन, पति का हत्यारा कह करके संबोधित करा। आप ध्यान दीजिए कि महिलाओं के लिए कितना दयनीय विषय है ये कि बाल विवाह होता है, कम उम्र में शादी हो जाती है और शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो जाता है। और लोग, जो सामाजिक लोग हैं, खासकर घर की जो महिलाएं होती हैं, वो उस विधवा स्त्री को ये कहकर संबोधित करती हैं, जाने कैसा कसुनी का पैर पड़ा, आते ही पति को खा गई, यानी अपने कसम को खा लियो, ऐसे बोलते हैं। कहते नहीं कहते? तो कहने का मतलब है उसका सारा जो दोष होता है वो उस लड़की के ऊपर, उसके माथे पर मढ़ दिया जाता है। तो यहाँ पर भी उसी के बारे में कहा गया कि यद्यपि वह अपने गुणों के कारण, अपने आचरण और व्यवहार के कारण साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी, लेकिन उसे भी लोगों ने पति घातिन कह करके उसे पति घातिन कहा। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और एक दिन जो कोतवाल है उसने उसे पकड़कर अपने पास बुलाया, अर्थात उसे आरोप लगाया, लेकिन उसके साथ में अनैतिक कार्य करे, ठीक है ना, उसके साथ में अनैतिक कार्य होने की वजह से, शर्म के वजह से, लज्जा के कारण से उस बहू ने भी कुएं में डूब करके और अपनी जान ले ली, यानी कि आत्महत्या कर ली। इस तरह से किसान का हंसता खेलता जो परिवार है वो तिल तिल करके, एक एक करके उसके परिवार के लोग सारे जो है उससे बिछड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। समझ में आया ना? तो वापिस सुनो क्या कह रहे हैं। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो ये सारी पंक्ति एक बार मैं रीड कर देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करें बच्चे सभी। तो यहां कवि सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, इस पद्यांश में कवि किसान की कथा को, कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह सोचकर किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी घर वाली पत्नी बीमार होने पर वह दवा दारू अर्थात उसका इलाज की कोई व्यवस्था ना हो पाई और वह स्वर्ग सिधार गई, और पत्नी के मर जाने पर उसकी जो दूध मुही बिटिया थी वो भी ठीक तरह से देखभाल न होने के कारण से 2 दिन बाद वो भी चल बसी, अर्थात किसान के पास पैसा ना होने के कारण वह अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी को भी मरने से बचा नहीं सका। उस दुखी किसान के घर में उसके स्वर्गीय पुत्र की विधवा बहू ही बची रह गई थी। उस दुखिया बहू को भी अत्याचारियों के हाथ पड़ जिस तरह से अपने प्राण गंवाने पड़े, उसी मार्मिक घटना का वर्णन करता हुआ कवि आगे कहता है कि उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू रह गई थी। वह स्वभाव अपने रूप और गुण से लक्ष्मी थी, किंतु फिर भी वह अपने पति की घातिन थी। यह शिक्षित जो परंपरावादी समाज है उसमें किसी विवाहित नवयुवक के मर जाने पर घर बार के लोग उसकी विधवा बहू के संबंध में ये कहते हुए सुने हैं कि हत्यारिन इस घर में ऐसी आई है कि अपने पति को खा गई। यहाँ कवि ने इसी लोक मान्यता का उल्लेख किया है। वह किसान इसी कारण उस बहू को पति घातिन समझ बैठा और एक दिन कोतवाल ने उस बहू को अपने यहाँ पकड़कर मंगाया और उसके साथ में दुराचार किया और अपने सतीत्व को नष्ट हो जाने की लज्जा के कारण वह कुएं में डूब करके क्या हो गई, मर गई। इस तरह से किसान जो है षड्यंत्र कुचक्रों में फंसकर उसका पूरा जो जीवन है वो कैसे बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पर कोई ज़्यादा कठिन पद नहीं है, सरल है बिल्कुल। किसान की आंखें क्यों भर आती हैं? किसान की आंखें इसलिए भर आती हैं कि वह पैसे ना होने की वजह से अपनी पत्नी का
और अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाया और अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उन दोनों का ही क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। इसलिए उसकी आंखें ये बात सोच करके भर आती हैं, आंसू आने लगते हैं उसकी आंखों में। ठीक है, किसान की आंखें क्यों भर आती हैं, समझ में आ गया? तो किसान की आंखें इसलिए भर आती हैं क्योंकि पैसों की कमी की वजह से वह अपनी जो पत्नी है उसका इलाज नहीं करवा पाया और जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। और बिना देखभाल के, यानी कि देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, तो उसकी जो छोटी बेटी थी उसका भी क्या हो गया, देहांत हो गया। इसलिए उसकी आंखें हमेशा भर आती हैं। तो वापिस सुन लीजिए एक बार। किसान अपनी गरीबी के कारण बीमार पत्नी का इलाज नहीं करा पाया, जिसके कारण उसकी पत्नी मर गई और इस व्यवस्था के कारण उसकी आंखें हमेशा भर आती हैं। किसान की बिटिया क्यों मर गई थी, तो ये उत्तर भी आपको आ गया है। भाई किसान की बिटिया इसलिए मर गई थी क्योंकि किसान की जो पत्नी है उसका इलाज ना होने के कारण से पत्नी का देहांत हो गया और अब देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं बचा, इसलिए किसान की बेटी भी मर जाती है, देहांत हो जाता है। तो आप ध्यान से समझिए इसको। किसान की दूध मुही बच्ची बिना देख रेख के कारण से मर गई क्योंकि उसकी माँ बीमारी के कारण मर गई थी। अब घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं रह गया था। किसान की दूध मुही बेटी बिना देख रेख के कारण मर गई थी क्योंकि उसकी माँ बीमारी के कारण मर गई थी। अब घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं रह गया था। ठीक है। तीसरा है, विधवा पुत्र वधू को पति घातिन क्यों कहा गया? तो आपने बताना है कि जो अशिक्षित समाज है, या हम यूं कह सकते हैं जो परंपरावादी समाज है, वहां पर यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो लोक मान्यता के अनुसार उस स्त्री को पति घातिन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसी अशुभ है इस घर के लिए कि अपने पति को खा गई, अपने कसम को खा गई, ऐसा कह करके क्या करते हैं, उसे संबोधित करते हैं। और विधवा पुत्र वधू को पति घातिन इसीलिए कहा गया उस मान्यता की वजह से। तो वापिस सुनो, आप लिखेंगे कैसे बच्चों कि अशिक्षित घरों में किसी विवाहित नव युवक के मर जाने पर उसका सारा दोष उसकी पत्नी पर मढ़ दिया जाता है और इस कारण उसे हत्यारिन कहा जाता है। ठीक है, ये हत्यारिन इस घर में ऐसी आई कि अपने कसम को, पति को खा गई, इसलिए लोक मान्यता के आधार पर विधवा पुत्र वधू को पति घातिन कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, किसान की जो पुत्र वधू है कुएं में कूद करके क्यों मर गई? कि जो शहर का कोतवाल था उसने किसान की पुत्र वधू को पकड़कर अपने पास बुलाया और उसके साथ में अनैतिक दुराचार किया, जिसकी लज्जा के कारण से उसने कुएं में कूद करके अपने प्राण दे दिए। ठीक है, इसलिए वो मर गई। किसान की जो पुत्र वधू है उसे कोतवाल ने अपने पास पकड़कर बुलाया, क्योंकि क्या आरोप लगा दिया, पति घातिन है। ठीक है, तो इस वजह से और उसके साथ जब उसने अनैतिक दुराचार किया तो उस लज्जा के कारण से उस पुत्र वधू ने कुएं में कूदकर अपनी हत्या कर ली, अपने प्राणों को दे दिया। ठीक है, अब यह कह रहा है कि इस पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो भाव सौंदर्य है बच्चों, इसके अंदर अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो भाव सौंदर्य में आपने बताना है कि यहाँ पर किसान का जो जीवन है उसके ऊपर किस तरह से कुचक्र या षड्यंत्र छाए हुए, उसी का वर्णन आपको बताना है। किसान के साथ हुए अत्याचार और अन्याय तथा शोषण को लेकर कवि ने अपनी मानवीय संवेदना व्यक्त करते हुए बताया है कि इस तरह की स्थिति जो है अत्यधिक निंदनीय है। शोषण के कारण किसान का जीवन दुख दैन्य से व्याप्त रहता है और वह सदा झटपटाता रहता है। कवि ने पुलिस अत्याचारों की मार्मिक व्यंजना भी की है, पुलिस के अत्याचारों की मार्मिक व्यंजना भी की है। साथ ही ध्यान रख लीजिए बच्चों, वापिस सुनो कि किसान के साथ हुए अत्याचार, अन्याय तथा शोषण को लेकर कवि ने अपनी मानवीय संवेदना को व्यक्त करते हुए बताया है कि इस तरह की स्थिति अत्यधिक निंदनीय है। शोषण के कारण किसानों का जीवन दुख और दैन्य से व्याप्त रहता है, वह हमेशा झटपटाता रहता है। कवि ने पुलिस के अत्याचारों की मार्मिक व्यंजना भी यहाँ पर की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से अलंकार यहाँ पर बताए गए हैं
तो आपने देखिए सारी पंक्तियां जो आ रही हैं उसके अंदर एक अलंकार तो याद होगा कि वर्णों की आवृत्ति जब होती है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक इसमें है परिकर अलंकार। कौन सा अलंकार है बच्चों? परिकर अलंकार। और एक है इसमें काव्यलिंग अलंकार। परिकर, काव्यलिंग, अनुप्रास। अनुप्रास, परिकर, काव्यलिंग, 3 अलंकार हैं। तो आप ये अलंकार बता देंगे। इसके भाषा सौष्ठव का उल्लेख कीजिए। तो इससे पहला वाला पद, उससे पहले वाला पद सब बता रहे ना, सब सेम ही आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भाषा सौष्ठव एक ही चीज है, एक ही तरीके की चीजें आती जा रही हैं। तो आप इसमें बता सकते हो। जो पंक्तियां मैंने आप लोगों को बता रखी वही आप सब इसके अंदर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, कि शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया है, तत्सम तद्भव उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें सरसता, मधुरता, गेयता है, भाषा सरल सुबोध प्रवाहमयी है, मुहावरों का प्रयोग बिल्कुल उपयुक्त किया गया है। इस तरह की चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो, बता सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश कर देंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार अगले पद को लेकर और इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के। थैंक यू।